नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रॉपर्टी डीलर एनडी तिवारी की हत्या में लिप्त 3 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दृष्टिबाधित छात्रों द्वारा दिए जा रहे धरना का सपा ने किया समर्थन। लोक परंपराओं को जीवित रखने के उद्देश्य से कजरी तीज पर शहर में सजी जलेबे की दुकानें। और करखियां गांव के किसानों की फसल नष्ट कर किया जा रहा अमूल प्लांट का सीमांकन। और अब खबरें विस्तार से। प्रॉपर्टी डीलर एनडी तिवारी की हत्या में लिप्त 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रॉपर्टी डीलर एनडी तिवारी की सनसनीखेज हत्याकांड का क्राइम ब्रांच द्वारा खुलासा किया गया और हत्या में शामिल 3 अभियुक्तगण गिरफ्तार हुए। विगत 5 अप्रैल को थाना रोहनिया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुरुआ में शूलटंकेश्वर महादेव मंदिर मार्ग पर प्रॉपर्टी डीलर एनडी तिवारी की गोली मारकर सनसनीखेज हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में भाई डीपी तिवारी की तहरीर के आधार पर थाना रोहनिया में धीरज पांडे, नीरज पांडे, दयानाथ पांडे व 2 अज्ञात व्यक्ति के नाम पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। घटना के सफल अनावरण हेतु टीम गठित की गई। इसी क्रम में धरातली अभिसूचना व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से ये तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त करने में स्थानीय प्रॉपर्टी डीलर व अन्य लोगों की निगाह में आ गया था। इसी मध्य स्थानीय प्रॉपर्टी डीलर राजेंद्र सिंह से भूमि विवाद के कारण तथा देवेंद्र नारायण सिंह, जिनके पुत्र रमाशंकर का नाम वर्ष 2018 में एक हत्याकांड के अनावरण में मृतक एनडी तिवारी द्वारा पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग से प्रकाश में आया था, जिस कारण रमाशंकर व देवेंद्र नारायण सिंह एनडी तिवारी से अंदरूनी रंजिश थे। रमाशंकर सिंह, देवेंद्र नारायण सिंह, आयुष शर्मा व राजन सिंह द्वारा मिलकर विवादित प्रॉपर्टियों को खरीदने एवं स्थानीय क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कुख्यात 2 लाख के इनामी अपराधी मनीष सिंह से मिलकर एनडी तिवारी की सुनियोजित तरीके से हत्या करा दी गई। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से हत्या में प्रयुक्त पिस्टल व 3 अदद जिंदा कारतूस, 1 अदद रिपीटर 12 बोर व 20 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर, 1 4 पहिया वाहन व 3 अदद मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। देखिए, लगभग अप्रैल के महीने में एक बहुचर्चित हत्याकांड हुआ था। श्री एनडी तिवारी जी की हत्या कर दी गई थी गोली मारकर। तो उसमें आज एक हमने फर्दर जो खुलासा किया है कि जो कॉन्स्पिरेसी इसमें निकल के आई थी, क्योंकि हम लोग उसमें 2 शूटरों का बात आई थी, 2 शूटरों के पीछे हम लोग लगे हुए थे, हमारी टीम जो है क्राइम ब्रांच। तो उसमें जानकारी ये हुई कि उसी क्षेत्र के जो कुछ दूसरे प्रॉपर्टी डीलर और जो कुछ पर्सनल इनसे राइवली मानते थे एनडी तिवारी से, उनके द्वारा एक घटना कारित की गई थी, जिसमें राजेंद्र सिंह उर्फ राजन सिंह जो है उसी क्षेत्र में, ये भी अखरी क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलिंग में प्रॉपर्टी डीलर हैं। दूसरे जो देवेंद्र नारायण सिंह हैं, ये मुन्ना सिंह अखरी भी इनके कोई के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये भी उस प्रॉपर्टी में वहाँ डीलिंग में सक्रिय रहते हैं और एक ये जूनियर स्कूल में प्रिंसिपल भी हैं। साथ ही साथ इनके जो देवेंद्र नारायण सिंह है, इनके बेटा जो रिंकू है, उसको 2 साल पहले एक हत्याकांड में, वो डब्लू मिश्रा हत्याकांड में जेल गया था। उसमें जो एनडी तिवारी थे, उन्होंने प्रशासन की इस केस को खुलने में मदद करी थी और जो डब्लू मिश्रा उसके सहयोगी उसके पास पहुंचाया था उसमें मदद से। तो उसी में ये देवेंद्र नारायण सिंह जो है उसमें दुश्मनी इनसे मानते थे। इन्होंने देखिए ये पूरी कॉन्स्पिरेसी एक जनरेट करी और जो इस बनारस का ही एक 2 लाख का इनामी है मनीष सिंह सोनू, उसको साथ में लेके अपना वर्चस्व ये उस क्षेत्र में लेना चाहते थे। कि एनडी तिवारी क्योंकि पुराने प्रॉपर्टी डीलर थे, उनको हटा के अपना एक वर्चस्व वहाँ कायम करना चाहते थे। उससे के साथ ही एक हेमंत नाम का लड़का था देवेंद्र सोनू का, ये दोनों शूटर चिन्हित हुए हैं और उनके ही द्वारा ये घटना उस रात को कारित की गई थी। कई दिन से उनके पीछे वो लगे हुए थे, लेकिन जो 5 तारीख को ही उनको लोगों को मौका मिला शूलटंकेश्वर मंदिर से जब अंधेरे में वापस आ रहे थे एनडी तिवारी, उसके द्वारा जो है घटना को कारित किया गया। सर, कुल की गिरफ्तारी कितनी हुई है और बरामदगी क्या है? इसमें देखिए 3 अभी गिरफ्तारी हुई हैं। इसमें 2 जो मेन कॉन्स्पिरेटर हैं, एक लड़का जो जिसने लॉजिस्टिक सपोर्ट पूरा वेपन्स वगैरह पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट उनको मुहैया कराया था, आयुष शर्मा नाम का लड़का है, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। और इसमें देवेंद्र नारायण सिंह और राजेंद्र सिंह उर्फ राजन, इन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 3 लोग अभी इसमें शेष हैं जो पहले
शूटर्स चिन्हित नहीं थे वो शूटर्स भी चिन्हित हो गए हैं, उनके पीछे भी हमारी टीम लगी हुई है। और एक जो देवेंद्र नारायण सिंह है उनका जो लड़का है रिंकू, उसके भी अभी वो इसमें नामित है। दृष्टिबाधित छात्रों द्वारा दिए जा रहे धरने का सपा ने समर्थन दिया। दुर्गाकुंड स्थित श्री हनुमान प्रसाद पौद्दार अंध विद्यालय के छात्रों द्वारा पिछले 1 महीने से चल रहे आंदोलन को बसपा के बाद समाजवादी पार्टी ने अपना समर्थन दिया। समर्थन देने समाजवादी पार्टी की पूर्व राज्य मंत्री रीबू श्रीवास्तव एवं मुलायम सिंह ब्रिगेड टीम के प्रदेश अध्यक्ष देव बोस पहुंचे। रीबू श्रीवास्तव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले 1 महीने से यहां पर श्री हनुमान प्रसाद पौद्दार अंध विद्यालय के बच्चे अपने स्कूल को बचाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ के एक छात्र के सर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया था। आज वही बच्चे अपने स्कूल को बचाने के लिए सड़क पर बैठे हैं। आज वाराणसी आप आए हैं, दिव्यांगों को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहा? जैसा कि आज बनारस में हमारा समीक्षा बैठक था मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का संगठन का, मैं जब इलाहाबाद था, मैं इलाहाबाद का निवासी हूं, तो इलाहाबाद तक ये खबर गई कि दिव्यांगों का एक विद्यालय है जिसको यहाँ बंद कर दिया गया और बच्चे सड़क पे हैं। ये खबर धीरे धीरे फैल रही है बनारस से बाहर, आप मीडिया के साथियों के द्वारा बहुत ये खबर फैल रही है। और यहाँ ये जानने को मिला कि वही बालक बैठा है धरने पे जिसके सिर पे मोदी जी ने हाथ फेर के इसकी कला को सराहने का काम किया था बनारस में एयरपोर्ट में। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कैसी सरकार है, 10 मीटर भी दूर नहीं है बनारस का पीएमओ जो कहा जाता है, जहां से प्रधानमंत्री जी बनारस में नज़र रखते खबर जानते। तो कैसी एक सरकार गूंगी और बहरी हो गई है, कि कितनी बहरी हो गई है कि दिव्यांग बच्चे जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ये सरकार उनसे भी ज़्यादा जानबूझ के गूंगी बहरी पूंजीपतियों के सामने हो गई है कि पॉश इलाके में ये ज़मीन है। हो सकता है सरकार की नीयत हो कि किसी बड़े बिल्डर को, जिस तरह से पूंजीपति इस सरकार को चला रहे, बेचने काम करे, आने वाले समय में यहाँ कोई मॉल बन जाए। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे नेता ने आदेश किया, श्री अखिलेश यादव जी ने, कि अंध विद्यालय जो जहाँ पे था वहीं पे रहे, और यूथ ब्रिगेड समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता इसके लिए संघर्ष करना हो, डीएम के यहाँ ज्ञापन देना हो, लाठीचार्ज हो, चाहे जो हो, हम इस अंध विद्यालय के खुलवाने के लिए और इसको न बंद होने के लिए समाजवादी पार्टी का यूथ ब्रिगेड का कार्यकर्ता लड़ाई लड़ेगा। और हम लोग आज आके इनको समर्थन दे के गए हैं और हम लोग ये आश्वासन देते हैं। हमारे साथ जिले के अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड के महानगर अध्यक्ष कमल पटेल जी हैं, सुदेश सोनकर, तमाम लोग हैं। हम लोग सिर्फ यहाँ समर्थन दे के नहीं जाएंगे, हम लोग की कल समीक्षा बैठक है और समीक्षा बैठक में हम लोग तय करेंगे रणनीति और प्रमुख मुद्दे में लेंगे यूथ ब्रिगेड के, कि यूथ ब्रिगेड किस तरह से लड़ाई लड़के आने वाले दिन में ज्ञापन देकर और घेराव करके इस लड़ाई को आगे ले जाकर निर्णायक तरीके से सरकार को बाध्य करने का काम करे कि आप ये अन्याय कर रहे हैं, जो इस अन्याय को आपको बंद करना पड़ेगा और इन बच्चों का आगे झुकना पड़ेगा, जिद छोड़ना पड़ेगा और इस विद्यालय को खोलना पड़ेगा पूर्व की तरह, जिस तरह से विद्यालय चलता था। बच्चों का लगातार धरना जारी है, आप सपोर्ट में आई हैं, क्या कहेंगे? कितने बच्चे इतने 1 महीने से लगातार? ये 1 महीने से ये बच्चे लगातार धरने पर हैं और लगभग 20 दिन से हम इनके साथ हैं। ये एक शक्ति वाहिनी संस्था जो यहाँ पर काम कर रही है, इनके बीच में, इनके साथ, इनके सुख दुख में यहाँ है। या इन बच्चों के साथ सन 72 से इनका एक स्कूल खुला था। ये स्कूल है हनुमान प्रसाद पौद्दार स्कूल और ये सामने दुर्गा माँ का मंदिर है। आप सोचिए कि इस कोरोना में जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि अब आपदा को अवसर में बदलने की ज़रूरत है, उसी का ध्यान रखते हुए यहाँ के ट्रस्टीज़ और यहाँ के प्रशासन वालों ने इन बच्चों को बाहर निकाल दिया कोरोना जैसे आपदा को अवसर में बदलते हुए, ताकि इनकी इस बिल्डिंग में कोई ऐसा काम हो सके जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन जाए या कोई का व्यवसायिक मामला हो। इस तरह की बातों को ध्यान में रखते हुए इन बच्चों को बाहर निकाल दिया और पूरी संवेदनहीनता के साथ आज 1 महीने से प्रशासन देख रहा है इनकी दुर्गति को। यहाँ से 10 कदम की दूरी पर माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय कार्यालय है, वो देख रहा है और कोई ये बच्चे कमिश्नर से मिले, हर जगह अपनी बात जाके कहे। लोग केवल आश्वासन दे देते हैं कि हाँ देखते हैं, लेकिन उसके बाद कोई काम, कोई बात नहीं हो रही है। आज केशव जालान जी से मैंने बात की, उन्होंने बताया कि इसमें 2 ट्रस्टी हैं, किशन जालान जी और अखिलेश खेमका जी, और उन दोनों लोगों ने मेरा नंबर नहीं उठाया। मैंने उनको फोन करने की कोशिश की। अब हम चाहते हैं किसी तरह से, आप सब मीडिया वाले आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इनकी बात को थोड़ा आगे तक पहुंचाएंगे। यहाँ हमारे यूथ ब्रिगेड के साथी लोग आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद
कि यहाँ पर इनकी आवाज बनने आए हैं, इनकी आंखों की रोशनी बनने आए हैं। ये बच्चे तो आंख से दिखाई नहीं देता इनको, लेकिन ये सरकार ऐसी है जिसका दिमाग भी देखने लायक नहीं है, वो दिमाग से भी नहीं सोच पा रही है, दिल भी नहीं है उसके पास जो इन बच्चों के लिए संवेदना हो। ये बच्चे कहाँ जाते हैं, कहाँ वॉशरूम जाते हैं, कहाँ नहाते हैं, क्या करते हैं, कैसे खाते हैं, इनकी भी कोई चर्चा, जरा सा भी सोच इस प्रशासन और शासन के पास नहीं है। जब मोदी जी आए उन्होंने विकलांगों को दिव्यांग कहा, मतलब इनको कितना सम्मानित किया दिव्यांग कह के। ये अभय बच्चा जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो इनको बुलाया गया था मिलने के लिए, इसके सर पे हाथ रख के प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद दिया। ये इतना अच्छा मतलब इंटेलिजेंट है, इसके यूट्यूब पे इतनी सारी मिमिक्रीज चलती है, ये न जाना जाता है मिमिक्रीज शो के, और जितने बच्चे यहाँ पे हैं सब एक्स्ट्रा इनके पास क्षमताएं हैं। जब ईश्वर कुछ लेता है एक चीज तो उसको तमाम चीजें देता है। प्रकृति कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती, और इन बच्चों के पास इतना टैलेंट है, सब किसी न किसी गुण में माहिर हैं। लेकिन आज ये बच्चे धरने पर बैठ के अपने शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जो मूलभूत अधिकार है उनसे भी इनको वंचित किया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? हम सब यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग, अखिलेश यादव जी ने भी इनकी सुध ली है और उन्होंने भी अपना समर्थन देते हुए इन बच्चों की लड़ाई लड़ने को आगे तक लड़ने को कहा है। और हम इनकी लड़ाई तब तक लड़ते रहेंगे जब तक इनको इनका समुचित अधिकार न मिल जाए। ये बच्चे जितना संघर्ष कर रहे हैं, किसी आम आदमी से इनका संघर्ष 100 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि ये देख नहीं पाते। उसके बाद भी यहाँ बैठ करके अपनी पढ़ाई के लिए, जिस देश में पढ़ाई के हक के लिए लड़ना पड़े, धरने पर बैठना पड़े, अपने मूलभूत अधिकारों के लिए दिव्यांगों को सड़क पे बैठना पड़े, उस देश की तरक्की का क्या होगा? ये देश कैसे आगे बढ़ेगा? किस तरह की बात करते हैं भ्रष्टाचार को हटाने की, किस तरह की कैसे बात करते हैं ये देश को आगे बढ़ाने की? अगर ये बच्चे, दिव्यांग बच्चे, 100-150 बच्चे यहाँ ऐसे ही धरने पर लगातार बैठे हुए हैं। शासन प्रशासन से पूरी तरह से हम सबकी मांग है कि इनकी मांगे जल्दी से पूरी की जाए, ताकि यहाँ का इस एरिया का थोड़ा सा प्रशासन और शासन के लोग भी थोड़ा ध्यान दें, ताकि ये बच्चे अपने हॉस्टल में जाएं, स्कूल में जाएं, इनको इनका आशियाना मिले, इनका छत न छीना जाए इनसे, इनकी पढ़ाई, इनकी किताबें न छीनी जाए इनसे। लोक परंपराओं को जीवित रखने के उद्देश्य से कजरी तीज पर शहर में जलेबी की दुकानें सजी रहीं। तीनों लोकों में निराली काशी अपनी परंपराओं के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। यहाँ की हर एक संस्कृति अपने आप में अलग महत्व रखती है। इन्हीं में से एक है कजरी तीज। इस दिन परंपरा है कि लोग रात्रि जागरण करते हैं, कजरी गीत गाते हैं, साथ ही जलेबा खाने का भी रिवाज है। इसी कड़ी में कजरी तीज के अवसर पर मिठाई की दुकानें जलेबा से सज गईं। वहीं कामाख्या स्थित सरदार गोविंद यादव की दुकान पर लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने जमकर जलेबे का लुत्फ उठाया और इस अनूठी परंपरा को निभाया। गोविंद जी, आज किस तरह का त्योहार है? जलेबियां बन रही हैं, जलेबा आप लोग बना रहे हैं। आज कजरी का त्यौहार है भैया, इसको रजगा के रूप में लोग बनाते हैं, और ये रात में जो है महिलाएं जो है इसको बहुत अच्छे ढंग से बनाती हैं। रात भर कजरी गाना और जलेबे का सेवन करना, इसी के साथ ये पर्व मनाया जाता है हर साल। किस तरह का पर्व है ये? सदियों से चला आ रहा है ये कजरी का महत्व है। महिलाएं गाना वाना सुबह गाती हैं और जलेबा वलेबा रात भर खाती हैं। तो पिछले साल जिस तरह से कोरोना पर्व में इस पर्व को नहीं मनाया गया, इस बार किस तरह से आप लोग इसका पालन कर रहे हैं? इस बार हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बहुत सफाई से इसको कर रहे हैं, और इस बार अपने बात को थोड़ा रौनक है इस बार त्यौहार में। अगले बार तो एकदम नहीं मनाया गया था। बिक्री बच्चा का क्या हाल है? अगले बार तो एकदम नहीं बना, इस बार तो कुछ हालात सही है, ठीक ठाक चल रहा है सर। करखियाव गांव के किसानों की फसल नष्ट कर अमूल प्लांट का सीमांकन किया जा रहा है। स्थानीय तहसील क्षेत्र के करखियाव गांव स्थित UPSIDC में अमूल प्लांट का सीमांकन हो रहा है, जिसके चलते करखियाव के किसानों का कई बीघा धान की फसल नष्ट किया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय किसान काफी आक्रोशित हैं। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाल ही में एक फैसला आया है कि UPSIDC द्वारा करखियाव के किसानों से जो जमीन लिया गया है उसका तत्काल पैसा किसानों के खाते में जमा कर काम प्रारंभ किया जाए, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा पैसे किसानों के खाते में न भेजकर बल्कि किसानों की फसल नष्ट करके काम प्रारंभ किया जा रहा है, जिसे लेकर किसान अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। वहीं प्रशासन द्वारा फोर्स
फोर्स लगाकर जबरदस्ती किसानों की जमीन पर काम कराया जा रहा है, जिसे लेकर किसान काफी आक्रोशित हैं। वहीं किसान अरविंद यादव का कहना है कि प्रशासन बारिश के सीजन में सीमांकन कर रही है। जब हम किसानों ने इस बाबत सवाल किया और ये पूछा कि आपके पास कोई आदेश है तो दिखाइए, तो इसे ये लोग दिखाने से मना कर रहे हैं। धनंजय, किन समस्याओं को लेकर क्या जिला मुख्यालय पर आप लोग प्रदर्शन किए हैं? हम लोग इसलिए आए हुए हैं अपने जिलाधिकारी से मिलने के लिए, डीएम साहब से मिलने के लिए। कल हम लोगों के धान की फसल 12 बीघे फसल को रोटावेटर लगा करके पूरी तरह से जोत दिया गया, और जिन महिलाओं ने वहाँ पे उसकी रोपाई करी थी वो जा करके वहाँ विरोध भी करी है, लेकिन शासन ने उन्हें दौड़ा लिया, वो चली आई वापस। हम लोगों ने मना किया कि आप लोग वहाँ मत जाओ, हम लोग चलेंगे डीएम साहब के पास। सबसे पहले उनसे बात करेंगे कि जो धान की फसल नुकसान है उसे रोका जाए, और हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है किसानों को मुआवजे के लिए, उन्हें दिया जाए। और जो आलोक टंडन डीएम साहब ने कहा था कि एक किसान को नौकरी दी जाएगी, तो एक किसान को उनके शैक्षणिक योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाए। कुल कितनी जमीन पे रौदा गया है? कुल रौदा गया है करीब 12 से 15 बीघे जमीन को। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उसका मुआवजा किसानों को दिया जाए। बाकी जो फसल अभी रौदी जा रही है वहाँ पे, हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे आए हुए मिलने के लिए, लेकिन वहाँ फसल हमारी जोती जा रही है ट्रैक्टर के माध्यम से, जेसीबी के माध्यम से, उसे तत्काल रोका जाए और जितना नुकसान हुआ सरकार उसकी भरपाई करे किसानों का। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे रणनीति क्या होगी? हमारी अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो हमारे बस में जो होगा कानून के दायरे में रहते हुए हम आगे काम करते रहेंगे। भाजपा के गुलाबबाग स्थित कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक सभा आयोजित हुई। श्री राम जन्मभूमि के नायक, दलितों, गरीबों और पिछड़ों की आवाज रहे सुशासन के प्रणेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के निधन पर भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा गुलाबबाग स्थित पार्टी कार्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजन में उपस्थित कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन भाजपा परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। वहीं सभा की अध्यक्षता करते हुए महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने उन्हें याद करते हुए कहा कि वे पार्टी के इतने मजबूत सिपाही थे कि राम मंदिर आंदोलन से लेकर पार्टी को मजबूत करने में उनका उत्कृष्ट योगदान रहा है। उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अयोध्या मुद्दे को सुलझाने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, लगन और गंभीरता उनकी पार्टी तथा भव्य राम मंदिर के सपने को साकार करने की आस लगाए लोगों के लिए ताकत का बड़ा स्रोत रही। वहीं शोक सभा का संचालन महामंत्री जगदीश त्रिपाठी ने किया। शोक सभा में प्रमुख रूप से कुसुम पटेल, कमल कुमार जैन, सोमनाथ मौर्य, अभिषेक वर्मा, जगन्नाथ ओझा के साथ अन्य लोग मौजूद रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सपा द्वारा आयोजित जन आक्रोश पदयात्रा के संदर्भ में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। समाजवादी पार्टी जन आकांक्षाओं की पूर्ति और लोकतंत्र को बचाने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर इस बार पार्टी बूथ स्तर तक संघर्ष करेगी। इस लड़ाई में आमजन को जागरूक और संगठित करने के लिए विधानसभा क्षेत्रों में जन आक्रोश पदयात्रा निकाली जाएगी। ये जानकारी प्रेस वार्ता में सपा महानगर के अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि आगामी 26 अगस्त को भारत माता मंदिर से पदयात्रा निकाली जाएगी। पदयात्रा में शामिल पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्येक बूथ तक पहुंचकर आम जनता से संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त करने के साथ ही उन्हें भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों से अवगत कराएंगे। क्या करने जा रहे हैं, कितने तारीख से है आपका? समाजवादी पार्टी जन आकांक्षाओं की पूर्ति और लोकतंत्र को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर इस बार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर तक संघर्ष करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इस लड़ाई में आम जन को जागरूक और संगठित करने के लिए इस समस्त विधानसभाओं में जन आक्रोश पदयात्रा निकाली जाएगी। इस पहला पदयात्रा हमारा निकलेगा उत्तरी विधानसभा में, जो 26 तारीख को प्रातः 10 बजे भारत माता मंदिर से ये पदयात्रा कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से ये पदयात्रा निकाली जाएगी और ये पदयात्रा जनता के द्वार तक पहुंचेगी, बूथ तक पहुंचेगी और हम लोग
कोशिश रहेगी हमारी पूरी कि जनता की जो भी समस्याएं हैं उनको हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उसको सूची बनाएंगे और उसको नोट करने के बाद हम लोग पूरा कलेक्ट करने के बाद हम लोग वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता करने के पश्चात जनता की समस्याओं को हम लोग निराकरण कराने का काम करेंगे। ये पदयात्रा प्रथम चक्र में उत्तरी विधानसभा में आहुत किया जाएगा, द्वितीय चक्र में कैंट विधानसभा में किया जाएगा, तृतीय चक्र में दक्षिणी विधानसभा में किया जाएगा। क्या 2022 की तैयारी है क्या ये आपकी? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में समाज के सभी वर्गों को धोखा देने का काम किया, किसान, मजदूर, व्यापारी, बुनकर, नौजवान सभी जो है इस सरकार से जो है आक्रोश में है। जनता खुद ठगा महसूस कर रही है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी ने लोगों की कमर तोड़ दिया और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बुनियादी समस्याओं के संदर्भ में, जनता की समस्याओं के संदर्भ में हम लोग जनता के द्वार पहुंचेंगे। पीएमसी हॉस्पिटल में भर्ती बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए भेलूपुर थाने में तहरीर दी। रविंद्रपुरी स्थित पीएमसी हॉस्पिटल में भर्ती बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों ने पूरे मामले को लेकर पुलिस को तहरीर दी है। जानकारी के अनुसार विगत 22 अगस्त को 10 वर्षीय मयंक कुमार को पीएमसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मयंक का डॉक्टर अर्सिया की देखरेख में इलाज शुरू किया गया। परिजनों का आरोप है कि 23 अगस्त को डॉक्टर ने मरीज को वापस ले जाने की बात कही, जिस पर परिजनों ने फाइल देने को कहा तो हॉस्पिटल प्रबंधक द्वारा पेमेंट पूरा करने को कहा गया। फाइल देने और पैसे की डिमांड में बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर भेलूपुर पुलिस को तहरीर दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। ये देखिए हॉस्पिटल जो बना है इसमें एकदम पूरी तरह से लापरवाही कर रहे हैं। केवल पैसे के बलबूते पे ये हॉस्पिटल चल रहा है। कल दिनांक 22/8/2021 को दोपहर 2 बजे मेरे मित्र का भतीजा जिसकी उम्र 10 साल है, लगभग 10 साल है, उसको 2 बजे यहाँ पे लेके आया गया। वो अपने पैरों से चल गया और डॉक्टर साहब उसको एडमिट कर लिए। बोले इतना 10,000 रुपया जमा कर दो। उसके बाद हम लोगों ने 10,000 रुपया भी जमा कर दिया। उसके उपरांत उनका कहना है कि आपके बेटे को डेंगू हो गया है। तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है डॉक्टर साहब, डेंगू हो गया है तो हम इलाज कर रहे हैं। उसके बाद फिर डॉक्टर साहब बोले कि 20,000 जमा कर दो। 20,000 हम लोगों ने फिर जमा कर दिया। उसके उपरांत आज 2 बजे डॉक्टर साहब बोले कि आप अपने बच्चे को ले जाओ, हम इलाज नहीं करेंगे। तो हमने बोला कि सर आप इलाज नहीं करेंगे तो हमारा फाइल दे दीजिए, हम अपने बच्चे को ले जाके बेचू में दिखाएंगे। उसके बाद बोले कि नहीं, अभी तुम्हारा बाकी पैसा है, तुम उसको जमा करो तब हम तुम्हारी फाइल देंगे। तो हमने बोला सर हमारा आदमी बैठा है, हमारा फाइल दीजिए, हम आपको पैसा दे रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने बोला नहीं, तुम पैसा दोगे तभी हम तुम्हारी फाइल देंगे। उसके बाद सर हमारा बेटा गुजर चुका, हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये लोग केवल पैसे के बलबूते हॉस्पिटल चला रहे हैं और हमको न्याय चाहिए कानून से, पुलिस प्रशासन से। यहाँ के डॉक्टर हैं संजय चौरसिया, वही हमारे भतीजे का इलाज कर रहे थे। प्रशासन आए तो क्या? प्रशासन आई है, प्रशासन एप्लीकेशन मांगी है, बोली एप्लीकेशन दीजिए तब हम इस पर कार्रवाई करेंगे। एप्लीकेशन वाले क्या हो तो ले लिए, एप्लीकेशन हमारे द्वारा उनको दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि पीएमसी हॉस्पिटल में बहुत गलत तरीके से इलाज होता है डॉक्टर और यहाँ के सारे पेशेंट मतलब जितने भी स्टाफ है सब खाली लापरवाही करते हैं। कहीं से हम लोगों को न्याय बस चाहिए, हमारा भतीजा गुजरा है, हमको न्याय चाहिए। पीलीकोठी स्थित धनेश्वरा मठ में कंठी चादर महंताई समारोह आयोजित हुआ। पीलीकोठी स्थित धनेश्वरा मठ में कंठी चादर महंताई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रमोद दास को महंत के पद पर आसीन किया गया और इस अवसर पर भव्य भंडारे का भी आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने उपस्थित होकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर विभिन्न मठों से पधारे महंत बड़ी संख्या में मौजूद रहे। हाँ, हम हैं प्रमोद दास, धनेश्वरा मठ महंत प्रमोद दास हैं और हमारे जो है ये 2 गुरु भाई हैं जो महंत रामदास हैं और हमारे कोतवाल साहब मोहन दास हैं। इन लोग के सहयोग से स्थान के जो है सेवा करेंगे और क्या कह सकते हैं। आज क्या है, आज क्या कर रहे हैं? आज हमको गद्दी नसीन हुआ है और मैं कोशिश करूँगा कि स्थान को अच्छे ढंग से चला सकें और व्यवस्थित कर सकें। क्या कार्यक्रम कर रहे हैं आज?
आज भंडारा कर रहे हैं, संतों महात्माओं की सेवा कर रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, गुरु महाराज जी का जो है भंडारा कर रहे हैं। बस नौकरी करने अफगानिस्तान गए चंदौली के सूरज मुश्किलों बाद वतन वापस आए। चंदौली के सूरज चौहान के अफगानिस्तान से वतन वापसी से परिजनों में खुशी की लहर है। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद सूरज काबुल में फंसे थे। सूरज जनपद के अलीनगर थाना क्षेत्र के अमोकपुर गांव के निवासी हैं। सूरज ने बताया कि मैंने 5 बार कोशिश की थी लेकिन एयरपोर्ट नहीं पहुंच सका। भारत सरकार का मैं शुक्रगुजार हूं जिनकी वजह से मैं अपने वतन लौट आया हूं। लॉकडाउन एक ऐसी वजह थी जिससे देश छोड़कर विदेश जाना पड़ा। बहरहाल सूरज अपने घर आ गए हैं जिससे परिजन सहित आसपास खुशी का माहौल है। लोग मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। सूरज जी, आप कितने दिनों से काबुल में फंसे हुए थे और कैसे वहां से अभी वतन वापसी पे आके कैसा लग रहा है आप लोग? सर, काबुल में तो काफ़ी दिन से मैं नौकरी कर रहा हूँ, 9 महीने से नौकरी कर रहा हूँ काबुल में। काबुल में एक बैग हालत ख़राब हो जाने पर हम लोग को वतन वापसी का गुहार लगाने पड़ा। क्या स्थिति थी वहाँ पे, कैसी परिस्थिति थी और कैसे आप लोगों को वहाँ पे रहने में कोई दिक्कत परेशानी हो रही थी? नहीं, कंपनी के अंदर तो हम लोग थोड़ा सेफ थे, मगर कंपनी के बाहर कोई सेफ्टी नहीं थी। कब क्या हो जाए, किधर से क्या प्रॉब्लम हो जाए, डरा सहमे थे सभी लोग। हर कंपनी के लोग डरे सहमे थे। वहाँ पे कैसे भारतीय सरकार ने आप लोगों की मदद की और कैसे वतन वापसी में आप लोग को सहायता मिली? भारत सरकार बहुत मदद की हम लोग की। हर रोज़ हम लोग को कभी न कभी किसी भी एरिया से एयरपोर्ट पहुंचाने की कोशिश करती थी। एंट्री कब मिल जाए लोग को, कब अंदर घुसे लोग। कितनी बार आप लोगों ने ट्राई किया था एयरपोर्ट जाने के लिए? हम लोग एयरपोर्ट जाने के लिए एक बार 5 बार ट्राई किया था। 5 बार विफल होने के बाद 6वीं बार एयरपोर्ट पहुँच पाए थे। हाँ, भारत सरकार बहुत कोशिश कर रही थी, बार बार कोशिश कर रही थी कि हम लोग को एयरपोर्ट के आसपास ही किसी एरिया से लेके जाया जाता था कि कभी ये लोग को सेफ्टी रखूं। भारत सरकार बहुत सेफ्टी कर रही थी। हाँ, इसके बाद हम लोग को उसी रात में एक बार मौका मिला 9 बजे कि ऐसा है कि आप लोग को एक बार ट्राई किया जाता है कि किस्मत आप लोग को लाख साख हो तो वो लोग अंदर घुसने दें। तो हम लोग को एक किस्मत सही था। भारत सरकार ने बहुत कोशिश किया कि कम से कम ये लोग को तो डोमेस्टिक लेके आए हम लोग को। तो डोमेस्टिक आने के बाद वहाँ भी काफ़ी हालात ख़राब थी। डोमेस्टिक पे हालात ख़राब थी। उसके बाद डोमेस्टिक में हम लोग को कैसे घुसा दिए। डोमेस्टिक घुसा के इंटरनेशनल ले चले गए। इंटरनेशनल से वायुसेना हम लोग को इंडिया वापसी कर दी। अच्छा, जहाँ पे आप लोग थे, कंपनी का वो था, बेस था आप लोग का, वहाँ से एयरपोर्ट की कितनी दूरी थी? एयरपोर्ट की वहाँ से जहाँ हम थे, किस कंपनी में थे, वहाँ से एयरपोर्ट की 5 किलोमीटर दूरी थी। अब वतन वापसी आके घर पर आकर आपको कैसा लग रहा है और घर वाले कैसे? अच्छा फील हो रहा है वतन वापसी आने पे, और घर वाले भी खुश हैं, हम भी खुश हैं, मोहल्ले के लोग भी खुश हैं, सभी लोग खुश हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री वितरित की गई। गंगा में आई विनाशकारी बाढ़ के चलते गंगा किनारे रहने वाले क्षेत्रीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा किनारे बसे लोगों के घर पानी में डूब जाने के कारण लोग बेघर हो गए हैं। वहीं गंगा किनारे के खेत डूब जाने की वजह से उनकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है और उनके सामने भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे लोगों की मदद के लिए सामाजिक संस्था लोक समिति आशा ट्रस्ट आगे आई है। साथ ही संस्था के कार्यकर्ताओं ने क्रिप्टो रिलीफ इंडिया के सहयोग से गाँव में 80 जरूरतमंद परिवारों को राहत सामग्री वितरित की। वहीं राशन के साथ ही लोगों में मास्क और पर्चे वितरण करके कोरोना महामारी और वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया। इस दौरान लोक समिति संयोजक नंदलाल मास्टर ने बताया कि संस्था द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में ऐसे लोगों को चिन्हित कर लगातार राहत सामग्री वितरण का कार्य किया जा रहा है। इस मौके पर अखिलेश गुप्ता, श्याम सुंदर, अनीता सोनी एवं अन्य सदस्य शामिल रहे। लोक समिति और आशा ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे बाढ़ राहत कार्य अभियान के तहत आज काशी विद्यापीठ के रमना, बनपुरवा और टिकरी ग्राम पंचायत के 80 ज़रूरतमंद लोगों को राहत सामग्री वितरित किया गया। क्रिप्टो रिलीफ इंडिया की मदद से इन परिवारों को 15 दिन का पर्याप्त राशन दिया गया, मास्क वितरित किया गया, पर्चे के माध्यम से लोगों को कोरोना महामारी से बचने के लिए और साथ ही साथ बाढ़ में आए विनाशकारी तूफान के कारण होने वाली मौसमी बीमारियों के बारे में भी बताया गया, उससे बचाव के बारे में भी बताया गया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
प्रॉपर्टी डीलर एनडी तिवारी की हत्या में लिप्त 3 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दृष्टिबाधित छात्रों द्वारा दिए जा रहे धरना का सपा ने किया समर्थन। लोक परंपराओं को जीवित रखने के उद्देश्य से कजरी तीज पर शहर में सजी जलेबे की दुकानें। और करखियां गांव के किसानों की फसल नष्ट कर किया जा रहा अमूल प्लांट का सीमांकन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।